थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से पुनः आपका स्वागत करता हूं। जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है लास्ट वीक की या एक्सपीरियंस है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश जी आपको परमिशन देंगे और आप अपनी शेयरिंग करें। विनोद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभी अभी नहीं। अभी तो आपने आपको म्यूट कर लीजिए सर। जी जी। अंजना अग्रवाल मैम हैं। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट करें। अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए। जी मैडम। नमस्कार नमस्ते। सर। मैं अपनी एक शेयरिंग करना चाहती हूँ कि एक क्लाइंट के यहाँ हम ऐसे ही बस गए थे अपने हस्बैंड के साथ मिलने। वो एक्चुअली अपने काम से गए थे, तो उनका मैंने जब इंश्योरेंस की बात करी कि इंश्योरेंस, बोले मेरे पास इंश्योरेंस बहुत है, इंश्योरेंस में कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं करना है। मैं ठीक है सर, मत करिए इंश्योरेंस में। फिर बात करते करते ऐसे बात चलते चलते मैंने कहा कि सर आपका तो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, इसके टैक्सेशन में हम आपको टैक्सेशन बचा सकते हैं। तो आप टैक्सेशन के को देख के आप अपने घर में वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पिच किया है सर अभी। जी। तो मुझे उम्मीद है वहां से मुझे एक अच्छा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बिजनेस मिलेगा। 31-31 लाख के आसपास की बात चली है हमारी उनसे। बिल्कुल होगा मैम। हमारे प्रधान जी अक्सर बोलते हैं बरकत में हरकत है और बिल्कुल हरकत सर। में बरकत है। थोड़ा उल्टा हो गया सर, माफी हाँ, चाहेंगे। कोई बात हमारे नहीं प्रधान जी हमारे सर। बीच ही हैं। बहुत बहुत हरकत स्वागत में है सर बरकत आपकी है। कक्षा में आपका। हाँ जी। थैंक यू अंजना मैम। आप कहाँ से हैं? सर मैं लखनऊ से हूँ। मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को ज्वाइन किया है। एक दिन यूट्यूब देख रहे थे और उसमें मतलब वो रिपीट टेलीकास्ट था, लाइव नहीं था। जी। उसको देखा देखा तो फिर मैंने दूसरे दिन राजेश सर को एक बार मैसेज डाला व्हाट्सएप पे, सर मैं जुड़ना चाहती हूँ। और मैं लखनऊ से हूँ सर, और लखनऊ सिटी ब्रांच 226 से हूँ। और मुझे 21 साल हो गए इस फील्ड में। और मैं 2013 से कॉन्टिन्यूअस एमडीआरटी हूँ, और 2025 का भी मेरा डबल एमडीआरटी हो चुका है। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट। ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी। सुनील भैया, जी ये जी। ये केशव कुछ बोलना चाह रहे हैं, अलाउ करेंगे क्या? हाँ हाँ, केशव को नहीं अलाउ कैसे थैंक कर? यू सर, टाइम अलाउ देने के करेंगे लिए। सर, थैंक यू। बिल्कुल। केशव भैया वेलकम वेलकम सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक छोटी सी शेयरिंग है सर। अभी लास्ट वीक ही एलआईसी में 10 लाख का रेगुलर प्रीमियम उठा है सर। अरे भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू। कैसे थैंक उठा, यू सर। किस पॉइंट पे उठा वो भी बताएं। तो सर मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली एक कंपनी है जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट है कंपनी में। जी एंड जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य, मतलब गुड़िया है उनकी 10 महीने की। तो सर जो अपना जीवन लक्ष्य की जो पिच है कि भाई प्रीमियम के आपके आगे के वेव हो जाएंगे एंड वो आपको मेच्योरिटी मिल जाती है, जी। उस पॉइंट पे सर हालांकि थोड़ा सा 2-3 मीटिंग्स लगी उसमें, एंड क्लाइंट भी चार्टेड अकाउंटेंट थे तो पूरा अपना गणित लगाया उन्होंने। बट एट द एंड जब उनको पता है कि भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गारंटीड मुझे बच्ची को वो रिटर्न मुझे मिल जाएंगे 20 साल बाद, 25 साल बाद, हम्म। तो उस हिसाब से सर वो हमारा क्लोज हो गया सर। तो ये जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य में, जीवन लाभ का जी। मतलब मैच्योरिटी मिल जाएगी और जीवन लक्ष्य से उसके प्रीमियम वेव होके उसको बच्चे को जो मिलना यस मिलेगा। यस। तो ग्रेट सर ग्रेट। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है कि एक मैच्योरिटी 18 साल बाद मिल जाए जी। और एक में 25 साल बाद। वो चाहते थे कि मेरी गुड़िया को 18वें साल में एक अमाउंट मिल जाए, एक 25वें साल में शादी का मिल जाए। तो बहुत दोनों बढ़िया। प्लान टोटल मिला के मतलब अपना 10 लाख का प्रीमियम रेगुलर में उठ गया सर। बहुत बढ़िया केशव भैया, बहुत बढ़िया। ग्रेट थैंक यू सर, ग्रेट। थैंक यू। सुनील और जी, किसी? हाँ सुनील हाँ जी, हाँ सुनील जी। जी, दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। पहले विकास जी अपना नाम सैमसंग से विकास, इसको करो, ठीक करो इसको। भाई साहब ये तो बच्चे करेंगे, मैं अच्छा तो इस चलो समय चलो, बोलिए जय। बोलिए भारद्वाज साहब, बोलिए सर। वेलकम सर, वेलकम। मैं सबसे सर पहले तो रीनेम एफपीआरटी कंप्लीट। का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एफपीआरटी से मुझे बहुत सारे मेंबर्स मिले। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं कल दिल्ली से जयपुर के लिए चला था और कल मैं 4 पॉलिसियां कंप्लीट करके आया हूं। 2,17-18 हजार रुपए प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम जमा करा के, और उनकी एफपीआर लेके फिर मैं वापस आया। मतलब ये मेरी जयपुर से आप 4 बीमे उठाए हैं आपने?
नहीं, दिल्ली से 4B में कंप्लीट करा के जयपुर आया हूँ। अच्छा, अभी अभी आप मतलब जयपुर में हैं? मैं जयपुर में हूँ, आपको बताया था ना, 1 और 2 तारीख की वो है, मीटिंग है। ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। क्या बोला आपने क्लाइंट को? 4 बीमे इकट्ठे दिए उन्होंने? बी में क्या, उसकी पॉलिसी मैच्योर हो रही थी हाँ और मैंने उसको है ना क्या कहता है कहा कि भाई अब ये उमंग है और पेंशन प्लान है, बच्चों के लिए कर ले, अपने लिए कर ले, वाइफ के लिए कर ले। उसके समझ में आया और उसने कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले, उसने ये कहा कि है ना ये चारों प्रीमियम एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैंने उसको अप्रैल में, जून में और उसमें थोड़ा डिवाइड करके। बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू सर, थैंक हाँ, आपकी उमंग से मुझे एक बात याद आ रही है। एक जी। किसी बच्चे की सौतेली माँ थी और सौतेली माँ का व्यवहार थोड़ा सा रूड था उस बच्चे के लिए, हम्म। और वो बच्चे से काम भी कराती थी, तंग भी करती थी। खाली संडे को उसको छुट्टी देती थी। तो संडे को बच्चे ने क्या किया, अपना कोई मैच रखा हुआ था, क्रिकेट मैच था, उसको वहां जाना था। उसने सुबह सुबह जैसे उत्साह से उठा, उसकी माँ ने उसके हाथ में एक वो दे दी, कुच्ची दे दी, या आप बोले तो ब्रश दे दिया कि जा तू घर का बाहर का पेंट कर। अब बच्चे का मन टूट गया। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था, सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, और इसने मेरे को ये पकड़ा दिया। लेकिन माँ के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो टूटे मन से वो पेंट कर रहा था। तो इतने दोस्तों ने देखा कि वो पहुंचा नहीं है, तो वो एक दोस्त ढूंढता ढूंढता उसके घर आ गया। तो उसने दूर से देखा कि दोस्त आ रहा है। तो इस बच्चे ने क्या किया, गुनगुनाना शुरू कर दिया, और कुछ ऐसे फेर रहा था जैसे उसको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत उत्साह में है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे भी पेंट करने दे, जो उसको बुलाने आया था। कह रहा नहीं नहीं, मेरी माँ ने ये काम मुझे दिया है, ये काम मुझे ही करना है, और इसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जबकि उसको आनंद नहीं आ रहा था। उसने कहा नहीं, ये मुझे करने दो। उसने कहा मैं नहीं करने दूंगा। उसने फिर उसको लालच दिया कि मेरे पास 2 चॉकलेट हैं, एक चॉकलेट मैं तुझे दे दूंगा अगर मुझे करने देगा तो। उसने वो चॉकलेट ली और उसको वो ब्रश दे दिया। उस बच्चे ने करना शुरू किया। जब ये भी बच्चा नहीं गया तो दूसरा बच्चा ढूंढते हुए आया। उसने कहा मुझे करने दे। इसने सेम बोला। उसने भी इसको कोई गिफ्ट दिया, उसने इसको करने दिया। ऐसे 11 के 11 लोगों ने वो बाहर पेंट किया, और ये अपनी मस्ती से सारे गिफ्ट लिए इसने। इसका मतलब है कि जब आपकी जिंदगी में उत्साह होता है ना, उमंग होती है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। फालतू आदमी के साथ कोई नहीं जुड़ता। अभी तो क्या है, 1 महीना आपके लिए बचा है। आज हमारे राजेश चेतन जी को क्यों आना पड़ा, अपने कीमती समय में से टाइम निकाल के, कि ये 1 महीना हर एजेंट को लगा देना है, पूरा झोंक देना है LIC के लिए। जो भी प्लान बंद हो रहे हैं, सारे ही बंद हो रहे हैं, अब तो नए प्लान सीखने में टाइम लगेगा। तो अपना पूरा टाइम इसमें लगा देना है। इसीलिए आए हैं। तो अपनी जिंदगी से उत्साह उमंग कम मत होने दो। हालांकि उत्साह आपके उमंग को देख के, जो आपने बेचा है उमंग प्लान, वो भी बंद हो रहा है। लेकिन फिर भी अपने नए नए तरीके ढूंढने हैं। अब मैं और कोई शेयरिंग नहीं है। मैं आज चाहूंगा, आज हमारे प्रधान जी राजेश चेतन जी आए हैं ये सेशन लेने के लिए। मैं चाहूंगा अतुल भाई से उनको विधिवत आमंत्रित करें, और उनका इंट्रोडक्शन, जैसे जिन लोगों को नहीं पता, जो इस चैनल पे नए हैं, एक बार इंट्रोडक्शन भी दें अच्छे से। अतुल जी, वेलकम 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 बैक टू इंडिया। इंडिया में है या बाहर दुबई में ही हैं अभी आप? नहीं नहीं, मैं दुबई में हूँ। आज चौथा दिन है। थैंक यू सो मच सुनील भाई, मैं दुबई से ही बोल रहा हूँ अभी। और आज तो आज लास्ट डे है। की ये मीटिंग इंटरनेशनल मीटिंग हो गई है। पुनीत जैन भी हाँ वही है। हाँ, पुनीत, हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं सब जने। हम 5 जने आए हुए हैं, 5 लोग हैं यहाँ पे, जी एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुनील भाई। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एक ग्रेटनेस है कि हम लोग ने थोड़ा बहुत जो काम किया उसके लिए हमें आज ये वो दिन भी हमारी जिंदगी में आया कि हम आज MDRT की मीटिंग अटेंड करने के लिए दुबई आए हैं। और दुबई में 3-4 दिन में बहुत ही जबरदस्त चीजें पता लगती है। अपने अपने हम थोड़ा सा काम करते हैं और थोड़ा सा खुश हो जाते हैं जब हम यहाँ पे देखते हैं लोगों को। तो इतना इतना लोग काम करते हैं, इतना इतना लोग काम करते हैं। 20-20 साल से TOT, 15 साल से TOT, रेगुलर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं। सबका एक ही जो मोटिव है वो सबका ये है। और जब
मैं स्पेशली जब जब स्पीकर्स को सुन रहा था तो मैं एक ही चीज नोटिस कर रहा था, स्पीकर्स वो पहले सबसे पहले फैमिली फर्स्ट बोलते हैं कि यदि आपने अपनी फैमिली के मेंबर्स, हम लोगों को में क्या होता है, यदि हमारी कोई पॉलिसी मिल रही होती है हम सारी चीजों को स्टेक पे लगा देते हैं और पॉलिसी के पीछे भाग जाते हैं, क्लाइंट प्रोस्पेक्ट के ऊपर भागते हैं। तो यहाँ पे जो सीखने को दिख रहा है ना, वो ये कहते हैं, उन्होंने अपनी हर बंदे ने, जो भी एमडीआरटी के प्रेसिडेंट है वो पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू करा ना, तो फैमिली, जब आपके घर में जब खुशियां होती है ना, तो आपको बाहर भी खुशियां मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक लेसन है। जबकि मैं बहुत ज्यादा फैमिली को लेके कंसर्न रहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ से जाने आने के बाद ये मैं एक चीज और देखूंगा कि आई विल गिव मोर टाइम टू माई फैमिली, सो दैट काम तो सर आना ही आना है, काम करने का इच्छा होनी चाहिए। और वी आर फॉर्चुनेट, मैं देख रहा था अमेरिका से लोग आए हुए हैं जो, और दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए हैं। वहाँ की पॉपुलेशन कम है और लोग तब भी काम कर पा रहे हैं। हम लोगों के पास तो मतलब गोल्डन पीरियड है कि हम लोगों के लिए, कि हमारे पास 150 करोड़ की जनता है। हमें प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं है। प्रोस्पेक्ट्स यदि हम चाहें तो कितने भी लोग अभी, और 8-10% लोग अभी तक इंश्योर्ड है, तो मार्केट बहुत बड़ी है। हमें और एग्रेसिवली होकर के काम करना है, और अच्छे से काम करना है, और एक आगे जाना है। आज का जो सेशन है वो हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन सर ले रहे हैं। ये रिक्वेस्ट करी गई और हम वी फील फॉर्चुनेट कि हाँ, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। और राजेश चेतन सर के बारे में मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि वो उनका ये जो लाइफ इंश्योरेंस का जो काम है, अब उनके बच्चों ने टेक ओवर कर लिया, और बच्चे बहुत अग्रेसिवली जनरल इंश्योरेंस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस में भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। बट अभी रिसेंटली जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, जो हिमांशु जोशी जी का जो सेशन था, उसमें चेतन सर ने फिर दोबारा से कहा कि मैं फिर दोबारा से बैटिंग करने आ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन करने के बाद ये फिर जो 30 सितंबर को जो प्लान्स बंद हो रहे हैं, उस प्लान्स के ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम होगा, और वो कुछ टीओटीज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्लाइंट बेस है जो एक एक आदमी 2-2 3 दिन टीओटी कराने की हिम्मत रखता है। बस चेतन जी को सिर्फ उनके पास जाना है और मिलना है और उनसे डिस्कस करना है। बस इतना सा काम चेतन जी के पास है। और उसमें भी चेतन जी के पास बहुत सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो चेतन जी के लिए हमेशा तैयार हैं, या कहीं पे भी जाना होगा वो जाने के लिए तैयार हैं। तो अब ये समझ लो कि इस सितंबर में राजेश चेतन सर की मल्टीपल टीओटीज डिसाइडेड हैं। बाकी अभी उनको विधिवत आज उनका सेशन है, उनके पास उनके बहुत बहुत कुछ शेयर करने के लिए। वो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाओं के प्रेसिडेंट है। वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी एफपीआरटी को बनाने का श्रेय पूरा राजेश चेतन सर को जाता है, और वो हमारी इस संस्था के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूं कि मैं सीधा राजेश चेतन सर को इनवाइट करूं, और जैसा हमारी एफपीआरटी की परंपरा है कि हम किसी भी स्पीकर को बुलाते हैं तो वो मतलब चैट बॉक्स भर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इतने अच्छे से चेतन सर को बुलाएं कि चेतन सर का भी मन करे कि भाई हाँ, आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, और वो फिर जो आज वो हमारे को जो सेशन में डिलीवरी देने वाले हैं, वो भी हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। ओवर टू राजेश चेतन सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना लंबा चौड़ा परिचय देने की कहाँ जरूरत थी। आपने तो जो है बहुत ही। सर लिफाफा मिलेगा ना? लिफाफा की बात हुई तो थी कल हमारी लिफाफा कि मिलेगा। इंट्रोडक्शन अच्छा दे देना, लिफाफा मिलेगा है। ठीक तो है। मैंने सर आपके लिए कुछ नहीं बोला, मैं तो अपने लिफाफे के लिए बोल रहा था। ये ठीक है। दोस्तों नमस्कार। बहुत चैट बॉक्स में लगातार आप सबका प्यार देख रहा हूं मैं, बहुत लोग प्यार कर रहे हैं। श्रीनिवास जी, चरण मल अग्रवाल, अंजना अग्रवाल, विकास भारद्वाज, सतीश, बहुत लोग प्रेम से, आपके प्रेम के प्रति मैं कृतज्ञ हूं सब। और अभी इसमें जुड़े हुए 57 लोग जुड़े हुए हैं। तो आज की हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि आज का सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज का विषय आप लोगों ने देखा, हमने फ्लायर पे लिखा है कृष्ण पंथ, क्योंकि जन्माष्टमी अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सेलिब्रेट की है। तो मुझे लगा कि
कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए। आप थोड़ा हुंकारा भरते रहना चैट बॉक्स में मेरी बात के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत खराब आदत है। मैं मंच का कवि हूं, बिना तालियों के मेरा काम नहीं चलता, मेरी गाड़ी रुक जाती है, आपको पता ही है। लोग ताली बजाते हैं तो चेतन जी बोलते रहते हैं, ताली नहीं बजती है तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो आप चैट बॉक्स में, वैसे तो आप ताली नहीं बजा सकते, पर चैट बॉक्स में हमको आप हुंकारा भर सकते हैं। ठीक है राजेश भैया, ठीक बोल रहे हो, बढ़िया बोल रहे हो, तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कृष्ण जी की, मैं इससे क्यों मोटिवेट हुआ कि एक बार मैंने चर्चा की थी हनुमान चालीसा, हनुमान जी और बीमा एजेंट, और उस चर्चा को लोगों ने इतना पसंद किया कि मुझे लगा कि इस बार कृष्ण की बात की जाए। तो आज मैं ये चर्चा लेके आपके बीच में हूं। लगभग 45 मिनट का समय रहेगा, और अगर समय बचा तो इस चर्चा में थोड़ा सा आपका भी मैं फीडबैक लूंगा। साथियों, 5000 साल पहले की कथा है ये। इस देश में श्री कृष्ण आए और ऐसा काम किया उन्होंने, ऐसा काम किया कि इस पूरी सृष्टि में भगवान के रूप में कोई स्थापित है, ईश्वर के रूप में कोई स्थापित है, तो केवल एक नाम है, श्री कृष्ण, जिन्होंने खुद कहा गीता में कि मैं भगवान हूं। ये ताकत श्री कृष्ण के अलावा किसी के पास नहीं थी जिसने स्वयं को भगवान कहा, और वो भगवान ही थे। तो आज जो चर्चा है इसको मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जोड़ के करनी है। मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं कि मुझे आपको सनातन समझाना है। मुझे तो अपने मतलब की बात निकालनी है इसमें से कि एक बीमा एजेंट कृष्ण का भक्त क्यों हो, कृष्ण के पंथ पर क्यों चले, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कृष्ण से क्या रिश्ता है। आज इसी की बातचीत करेंगे हम लोग। मित्रों, पहले तो ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि कृष्ण तत्व क्या है। अपने भारत में दो ऐसे हमारे भगवान हैं, एक राम, एक कृष्ण, जिनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा है इस भारत में, राम की और कृष्ण की। तो मित्रों, राम को और कृष्ण की तुलना अगर की जाए, हालांकि दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, तो साथियों राम का जो जन्म होता है वो दिन में होता है, कृष्ण का जन्म रात को होता है। राम का जन्म शुक्ल पक्ष में होता है, कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है। राम का जन्म दिन के 12 बजे होता है और कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे होता है, जब घड़ी में शून्य शून्य होता है, 0 0 होती है, जब समय भी रुक जाता है, तब इस देश में कृष्ण पैदा होता है। राम का जब जन्म होता है तो मौसम कैसा है, आप देखिए, बसंत छाया हुआ है, चैत का महीना है, और कैसा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, और प्रकृति में फूल खिल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, पर प्रकृति के अंदर आनंद है जब राम पैदा होते हैं। और जब कृष्ण पैदा होते हैं तो प्रकृति में देखिए क्या बादल फट रहे हैं, नदियों में बाढ़ है, संत महात्मा चातुर्मास कर रहे हैं, सब लोग उस दिन के लिए चुपचाप अपने जीवन को जी रहे हैं। चारों तरफ जो है प्रकृति का तांडव है जब कृष्ण पैदा होते हैं। तो क्या कहा जाए, राम जो हैं इस देश के राजा हैं, और कृष्ण को कहा गया कृष्ण इस देश के अंदर ज्ञान के प्रतीक हैं, गुरु के प्रतीक हैं। गुरु और ज्ञान एक ही होता है।
राम इस देश की ज्योति है और कृष्ण इस देश की मशाल है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रस्त जीवन के लिए राम के रास्ते पे चलना होता है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो कृष्ण के रास्ते पर चलना होता है। ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है दोस्तों, व्यापार जो इंश्योरेंस का है, ये एक ही लाइन पर खड़ा है, ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। अगर आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, एफपीआरटी क्यों बनाई गई कि इंश्योरेंस एजेंट को इतना आप नॉलेज से उसको आप ट्रेंड कर दो कि वो कहीं मार ना खाए। जब मैंने हनुमान चालीसा की चर्चा की थी तब मैंने एक चौपाई का वर्णन किया था, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। बीमा एजेंट कैसा होना चाहिए, ये मैं दोबारा से आज बताने वाला नहीं हूं, बता चुका हूं मैं ये। आज का विषय ये है कि कृष्ण जो है वो क्यों प्रासंगिक है बीमा अभिकर्ता के लिए, बीमा एजेंट के लिए, क्योंकि कृष्ण ज्ञान के प्रतीक हैं, गुरु के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसी गीता लिखी कि दुनिया के अंदर, मेरे दोस्त कुमार विश्वास कहते हैं कि 100 नोबल पुरस्कार एक तरफ और कृष्ण की गीता एक तरफ, ऐसी गीता लिखी। और बचपन जिया तो ऐसा जिया कि हर माँ अपने बच्चे को कान्हा के रूप में देखती है, और जवानी जी तो ऐसी जी कि मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि वो कन्हैया बना घूम रहा है। और गीता का ज्ञान जब दिया तो ऐसा दिया कि आज भारत सरकार कोई विदेश से कोई मेहमान आता है तो उसको श्रीमद् भागवत गीता ही भेंट में देती है। ऐसे कृष्ण की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो साथियों, मैंने जो चर्चा की आपसे कि बीमा एजेंट से इसका क्या रिश्ता है कृष्ण का, उसको समझिएगा। यहां मुझे चैट बॉक्स में बताना कि आप में से कितने लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने मर्जी से आए। कोई अगर हो तो बताइए। या लास्ट ऑप्शन था कुछ और करने जैसा नहीं था तो बीमा में आ गए, इंश्योरेंस एलआईसी एजेंसी ले ली, जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली। कोई ऐसा भाई हो जो अपने आप चूज करके, उसके पास 4 ऑप्शन और थे, उसके पास 5 ऑप्शन और थे, फिर भी बीमा इंडस्ट्री में ऐसे कोई हो तो मैं चाहता हूं कि उनकी बात सुनी जाए। आप अपना हैंड रेज कीजिए, मैं सुनना चाहता हूं 1-2 लोगों को जिनके पास ऑप्शन थे। बताएंगे वो कि मैं, ये मेरे पास ऑप्शन था, मैंने इस ऑप्शन को छोड़ा और मैं बीमा इंडस्ट्री में आया। ऐसा कोई है क्या? मैं हूं सर। राजेश खोलो भैया, वो सुनो, 2 लोगों को सुनाओ, बताओ भैया क्या ऑप्शन था और क्यों आए। ललित नारंग, अनम्यूट करो। मॉर्निंग सर। बोलिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए नारंग साहब, बोलिए। सर 2000 में आई डिड माई MBA। उसके बाद 15 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। 2 रिलायंस ग्रुप कंपनी में काम किया, 2 टाटा ग्रुप कंपनीज में काम किया, और 2015 में आया मैंने अपनी जॉब क्विट की एज रीजनल हेड ICICI बैंक। इस 15 साल के बीच में एक बार 2003 में मैंने टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया। आज से करीबन 14-15-20 साल पहले टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस होती थी। 1 साल काम किया। आई वॉज हैंडलिंग अ टीम ऑफ 300 एडवाइजर्स। उसके बाद मेरे को दोबारा टाटा टेलीकॉम में अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। 300 एडवाइजर्स में हैंडल करता था। 1 साल काम किया, आई डिड अ वेरी गुड जॉब। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि इंश्योरेंस मुझे करनी चाहिए, बट मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई दूसरी इंडस्ट्रीज में तो मैंने नहीं किया। 2015 में जब मैंने जॉब छोड़ी, देन आई स्टार्टेड विद 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। टेलीकॉम का भी काम शुरू किया मैंने, रियल एस्टेट का भी शुरू किया बिकॉज कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, और इंश्योरेंस का भी शुरू किया। तो 3, वो कहते हैं ना, तुम मल्टीपल नाव में पैर रखते हो तो नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो नहीं इतना चला। फिर देन आई रियलाइज कि इंश्योरेंस ही मैं शुरू से करना चाहता था, तो फिर फाइनली मैंने इंश्योरेंस चूज किया, और फिर मैंने LIC ज्वाइन किया, और फिर मैं अब इंश्योरेंस ही कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग गया था कि इंश्योरेंस ही मैं करना चाहता हूँ बहुत सालों से, और फाइनली जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो सब चीज़ें ट्राई करने के बाद दोबारा मैंने फिर इंश्योरेंस में ही मैंने सोचा कि मेरे को अपना करियर बनाना है, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं मेरे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बहुत अटैचमेंट थी।
So बहुत this is my story. नारंग साहब, तालियां आपके लिए, तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और बोलना चाहता है क्या? मैं आगे बढ़ूं? बढ़ो सर, बढ़ो। अच्छा, तो साथियों, मुझे अच्छा लगा नारंग साहब की शेयरिंग सुन के। कुलदीप बोलिया साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर इसमें आया हूं। एक और सज्जन है हमारे बीच में, सुरेश अरोड़ा जी। तजेंद्र भाटिया, वो लिख रहे हैं मैंने भी बाई चॉइस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया हूं। कुल मिला के 66-67 लोगों में से 2-3-4 ही हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 95% लोग यहाँ जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी जिंदगी में और कुछ करने जैसा नहीं था, अंधेरा था, बादल फट रहे थे, घर में स्थिति ऐसी थी नहीं, कुछ जॉब मिल नहीं रहा था, कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था। कृष्ण की जो हालत थी जब कृष्ण पैदा हुए, वैसी स्थिति आपके जीवन की थी। ये 95% लोगों के लिए मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता? यस और नो बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ईमानदारी से लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस हालात में कृष्ण पैदा हुए, जब बादल फट रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है, कृष्ण पक्ष है, और रात के 12 बजे जन्म होता है, जेल में जन्म होता है, और जेल में जन्म होने के बाद माँ बाप पे वहीं से कष्ट शुरू हो जाते हैं। ऐसी हालात में हम लोग भी रहे हैं, कृष्ण की हालत। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रास्ता है जो ये इंश्योरेंस वाला, ये कृष्ण पथ है, इसको ध्यान से समझना मेरी बात। ये कृष्ण का ही रास्ता है, इतना आसान मत समझना इसको। थोड़ा कड़वा भी हो सकता हूं मैं, मुझे क्षमा करना। आज कुछ दिल की बात करने का मन है आप लोगों से। तो कृष्ण 5000 साल पहले हुए। आज जो भारत की स्थिति है ना, आज जो इस भारत हालत में भारत पहुंच गया है, चारों तरफ से घेरा जा रहा है हिंदुस्तान को, घर के अंदर भी दुश्मन बैठे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है कि 5000 साल पहले इस देश ने कृष्ण पैदा किया, और 5000 साल बीत गए, उसके बाद कोई दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हुआ। अगर दूसरा कृष्ण पैदा होता तो इस देश में पश्चिम बंगाल की घटनाएं नहीं होती। आप समझ लीजिए बात। हुआ क्या कि इस देश के अंदर 5000 साल में जो हुआ, हमने 2 अवतार पैदा किए। ऐसा नहीं कि भारत ने अवतार पैदा नहीं किए, ये धरती ने अवतार पैदा किए। लेकिन 2 अवतारों के नाम मैं आपको बताता हूं। एक भगवान महावीर स्वामी, जिनके अतुल जैन साहब, राजेश चेतन जिनके उपासक हैं, और उनके साथ दूसरे एक और अवतार साथ साथ पैदा हो गए। उनका नाम था महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया। चाइना उनका उपासक है, थाईलैंड में वो पूजे जाते हैं, जापान में वो पूजे जाते हैं। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत देखिए, एक बुद्ध पैदा किया, हमने दुनिया को जीत लिया बिना तोप के, बिना हथियार के। ऐसे 2 हमने अवतार पैदा किए। तो 2500 साल पहले अवतार हुए 2, महावीर और महात्मा बुद्ध। अहिंसा की ओवरडोज हो गई, अहिंसा की ओवरडोज हो गई। हमारे शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। आधी लाइन से महात्मा गांधी जी ने देश को समझाया, अहिंसा परमो धर्म। पर कृष्ण की दूसरी लाइन को ये देश भूल गया, और आज जो देश की हालत खराब हो रही है, ये कृष्ण पंथ से अलग जाने से हो रही है। डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी, लाइन ये थी पूरी की पूरी, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े, हथियार उठाना पड़े, तो उसमें कोई संकोच नहीं करेंगे। इस देश के अंदर एक ही लाइन पे चल रहा है, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन दूसरी लाइन, हम किसी पे हथियार नहीं उठाएंगे, पर कोई हमको तंग करेगा तो हम बख्शेंगे भी नहीं। धर्म हिंसा तथैव च, यही कृष्ण है। तो 5000 साल पहले जो कृष्ण ने संदेश दिया, दोबारा से
भारत को उस पर चलने की जरूरत है। मित्रों, ये चर्चा आज मैं कोई अध्यात्म की चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो ये बताने आया हूं कि एक बीमा अभिकर्ता के जीवन में कृष्ण कैसे उपयोगी हो सकते हैं। तो मैं अगर बहुत बड़ी चर्चा गीता की, महाभारत की आपसे करूंगा तो उलझ जाओगे। इतना समय नहीं है आपके पास भी, 40-45 मिनट का कुल समय मेरे पास है। तो मैं तो हरियाणा का हूं, आप सब जानते हैं, भिवानी का हूं। और हमारे यहाँ तो भगवान ने जितने अच्छे काम थे, नाचना गाना बजाना रास लीला, वो मैडम लखनऊ से जुड़ी हुई थी, मैं नाम भूल गया, रंजना जी शायद, सब अच्छे काम उन्होंने यूपी में किए। हम तो हरियाणा वाले हैं। जब लठ बजाने का नंबर आया, मार धाड़ करने का आया, ऑपरेशन करने का आया, तो हरियाणा में आ गए। यूपी में भगवान ने बंसी बजाई, हरियाणा में बांस बजाया। तो हम इतने मीठे नहीं है, इतने मधुर नहीं है हरियाणा वाले, हम थोड़े कड़वे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कड़वाहट देकर गए हैं कृष्ण। और एक घटना मैं आपको और सुना दूं लगे हाथ। हरियाणा और कृष्ण का रिश्ता क्या है? हमारा तो नाम ही कृष्ण के नाम पे है, हरियाणा वालों का। आप लोगों को पता नहीं, वो कितने लोग हरियाणा के यहाँ पर जुड़े हैं मुझे नहीं पता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, 60 सेकंड की। महाभारत का युद्ध हो गया पूरा। भगवान ने कहा हरियाणा वालों को अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं चल रहा हूं। तो हरियाणा वालों ने भगवान के पांव पकड़ लिए, बोले कुछ बंसी वंसी भी तो भगवान सुना दो, हमने सुना बहुत अच्छी बंसी बजाते हो। तो भगवान ने कहा कि तुम हरियाणा वालों के बंसी समझ में नहीं आएगी, तुम लट में ही ठीक हो। तो बहुत जब हरियाणा वालों ने उनका मनोहार किया, चरण पकड़े, तो भगवान ने वादा किया कि मैं एक दिन हरियाणा की धरती पर जरूर आऊंगा, पर अब मैं जा रहा हूं। मित्रों, वहां से पूरा हरियाणा हरा भरा हो गया भगवान के वरदान से। और 5000 साल पहले हरियाणा के लोगों ने प्रतीक्षा शुरू की, कृष्ण की बातों में आ गए कि एक दिन तो आएगा ही। 5000 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं हरियाणा वाले, हरि आना, हरि के आगमन की प्रतीक्षा ही हरियाणा है दोस्तों। हरि के आगमन की प्रतीक्षा ही हरियाणा है, और आज तक हम प्रतीक्षा में हैं, कब आएगा। तो चर्चा ये हो रही है दोस्तों के इंश्योर, मैं वही आऊंगा विषय पे, विषय से भटकूंगा नहीं। बीमा एजेंट के जीवन में कृष्ण का पथ क्या है, कृष्ण का रास्ता क्या है। तो दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूं। कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण ने क्या क्या किया वो आप कर लीजिए, बस यही कृष्ण का रास्ता है। तो पहली बात बताता हूं, भगवान ने, ठाकुर ने, कन्हैया ने खूब खाया, खूब खाया। आज भी वृंदावन में जाओगे तो 56 भोग लगते हैं दोस्तों। हमारे भगवान मीठा भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, सब खाते हैं। 56 भोग लगते हैं, 56 भोग। आज तक ये जो हमारे भगवान है, ये जो ठाकुर है, ये खाने पीने वाले हैं, मस्त रहते हैं। आज भी दिल्ली के लोग जाते हैं, जाके वृंदावन में फूल बंगला लगाते हैं, पूरे एक मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं और ठाकुर के दरबार में नाचते हैं और 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। अभी दिल्ली खाटू धाम में जन्माष्टमी उत्सव में मेरे पास निमंत्रण आया था, मैं जा तो नहीं पाया। 1056 भोग से 1056 उन्होंने मिठाइयां पकवान बना के भगवान का भोग लगाया। तो ये ठाकुर खाने वाले हैं। बस एक सूत्र आप पकड़ लो बीमा एजेंट की दुनिया में, हमारा सारा जो बिजनेस टिका हुआ है वो भोजन पे टिका हुआ है, चाय पे टिका हुआ है, खान पान पे टिका हुआ है। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, बचपन से मुझे प्राउड है इस बात का। और हमने संवेग की बात सीखी है, भाषण और राशन, बस ये सूत्र जिंदगी का याद कर लो। भाषण और राशन, घर घर जाना, और घर घर जाके आपने यही करना है दोस्तों कि आपने भोजन पे, चाय पे लोगों को संपर्क करना है। यही कृष्ण की नीति है, यही कृष्ण का पंथ है।
अगर बीमा एजेंट अपने घर में चाय पी रहा है, अपने घर में भोजन कर रहा है, अपने घर में लंच कर रहा है, अपने घर में डिनर कर रहा है, तो वो कृष्ण का भक्त नहीं। मेरी बात थोड़ी कड़वी हो गई होगी, मुझे बताते रहो चैट बॉक्स में कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। आपको घर में ना भोजन करना है, ना चाय पीनी है, आप इसको समझ लीजिए। और आपने तो एक तय करना है, कृष्ण की जो नीति है वो ये थी कि अपने घर में मक्खन कम पड़ गया, अपने घर में मिश्री कम पड़ गई, तो पड़ोसी के घर डाका मार लिया। यस और नो, हाँ या ना? तो भाई साहब आपको क्या करना है कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बड़ा सूत्र है कि आपने घर में टिकना ही नहीं, बाहर ही रहना है, बाहर ही रहना है, बाहर ही रहना है। आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके जीवन की यही विशेषता थी। घर छोड़ दिया तो समाज को जोड़ने के लिए घर घर गए, किसी के यहाँ भोजन। एक घटना आपको सुनाता हूं, हमारे कवि हैं हरिओम पंवार जी, मेरे कवि मित्र हैं, मेरठ के हैं वो एक बार जब नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने कहा कि कवि सम्मेलन के बाद भोजन मेरे साथ करना। तो 2-3 कवि गए मुख्यमंत्री के कार्यालय में भोजन करने के लिए। तो मोदी साहब ने क्या क्या कहा, वो टिफिन लाओ। तो 4 घरों से 4 टिफिन आए हुए थे भोजन के। टेबल पे टिफिन रखे गए, टिफिन खोले गए और मोदी जी ने और सब मित्रों ने मिलकर भोजन कर लिया। उन्होंने बताया, देखो मैं संघ का प्रचारक हूं, अब मैं घर घर जाके खाना तो नहीं खा पाता हूं, मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने क्या किया, 4 घरों में मैं फोन कर देता हूं कि अपने घर से टिफिन भेज दीजिए, और 4 घर वाले मुझे यहाँ टिफिन छोड़ जाते हैं अपना, और मैं उनके घर का भोजन ग्रहण करता हूँ, भिक्षा लेके आज भी भोजन करता हूँ। तो मेरा निवेदन ये है, इससे सीखने की बात यह है कि आज कृष्ण की नीति ये है कि एक तो खूब खाओ। आजकल हम खा ही नहीं रहे, हम डायबिटिक हो गए हैं, हमको वजन ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, हम खा नहीं पा रहे। तो आप इसको यूं समझिए कि आज से एक नियम बना लो कि मैं कितने घरों में चाय पी सकता हूं, कितने घरों में लंच कर सकता हूं, कितने घरों में डिनर कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता कितने लोगों को बुला सकता हूं। यही कृष्ण की नीति है। मित्रों के साथ भोजन करने की आदत बनाओ, अपने आप काम शुरू हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी पॉलिसी है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यही है। आप ये समझ लीजिए, यही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है कि वो भोजन पे चर्चा, लंच मीटिंग, डिनर मीटिंग, ब्रेकफास्ट मीटिंग। तो कल से एक नियम बना लो कि 30 सितंबर तक, जब तक ये सारी पॉलिसियां क्लोज होती है, अपनी पत्नी को कह दो कि मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा, आज से मेरी हड़ताल है, जन्माष्टमी मना रहा हूं मैं, 30 सितंबर तक जन्माष्टमी का मेरा व्रत चलेगा, तो घर में खाना मत बनाना। एक सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, बाहरी मक्खन मिश्री का प्रसाद लगेगा, 56 भोग बाहरी खाएंगे। तो आज सूची बना लो कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो घर में खाना नहीं खाना, कहीं भी भोजन करेंगे। तो आप पहला सूत्र यह है कि खूब खाओ और अपने घर नहीं खाओ, बाहर खाओ, बस यही है सबसे बड़ी जीत। तो एक सूची बना लीजिए कि आज ब्रेकफास्ट किसके घर करना है। कोई इंश्योरेंस की बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, बस किसी के घर जाके भिक्षाम देही, मेरे वाला सूत्र अपना लो, भिक्षाम देही। जब किसी के दरवाजे जाके कहोगे भिक्षाम देही, कितने दरवाजों पर जा सकते हो, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, वो टाइम गया है, 30 सितंबर तक कहां अपॉइंटमेंट लोगे। निकल जाओ बस घर से बाहर, और भिक्षाम देही, कोई चाय पिला देगा, कोई आपको छाछ पिला देगा, कोई रोटी खिला देगा, बस यही काम शुरू करो। 30 सितंबर तक का लक्ष्य ये लो कि 200 घरों में भिक्षाम देही जाके बोलना है। जो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाओ, यही कृष्ण थे, भाई मैं तो आ गया हूं, कुछ खिलाओ, खूब खाओ। कृष्ण की पहला कृष्ण पंथ का रास्ता मैंने आपको बता दिया। दूसरा दोस्तों, खूब मुस्कुराओ। समय कम होता जा रहा है, विषय लंबा है।
पूरी वर्ल्ड की मार्केटिंग एक शब्द पे टिकी है, मुस्कान के ऊपर। पूरे वर्ल्ड की मार्केटिंग एक शब्द पे टिकी। कृष्ण का सारा जीवन देख लीजिए, महाभारत का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा की धरती पर लोग लड़ रहे हैं। आपने कृष्ण को टेंशन में देखा क्या? अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई है। मतलब क्या? चाहे जो परिस्थिति हो, रिजेक्शन हो, पॉलिसी के लिए मना हो, ठीक है, ना बोले लोग, गाली दें, इससे बड़ा क्या होगा? तो भी चेहरे की मुस्कान कम नहीं कर। यह सूत्र है। सारे वर्ल्ड की मार्केटिंग इसी एक शब्द पे टिकी है। ज्वेलरी की दुकान पे जाओ, ऐसी सुंदर सुंदर मार्केटिंग की लड़कियां रखते हैं वो लोग, केवल मुस्कान के साथ करोड़ों रुपए की ज्वेलरी बेच देती है। आप एयरलाइंस में जाओ, वो चाहे आपको भीतर भीतर गाली देती होगी, लेकिन आपको मुस्कान उनकी कम होते दिखाई नहीं पड़ेगी। आप हॉस्पिटल में जाओ, जो नर्सिंग स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि मुस्कुराओ। हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, कुछ तो मुंह फुला के बैठे रहते हैं, मुस्कुराना आता ही नहीं। घर से पत्नी से लड़के जाते हैं, बच्चों से लड़के जाते हैं काम करने के लिए, चेहरे पे मुस्कान आती नहीं। तो दोस्तों, मार्केटिंग का सूत्र कृष्ण ने जो बताया, मुस्कान का आंदोलन है कृष्ण। कोई कृष्ण के भक्त होके भी टेंशन में बैठे हैं तो कृष्ण के भक्त हो नहीं सकते। तो दोस्तों, सूत्र यही है, खूब खाओ और मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। कुंवर बेचैन साहब की लाइनें मैं अक्सर याद करता हूं, आप लोगों के भी काम आएगी, मैं बार बार सुना देता हूं क्लास में। चले गए वो, कोविड में हमको छोड़ के चले गए कुंवर बेचैन साहब। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। मेरा लेक्चर था एमडीआरटी में 7-8 साल पहले, पुरानी बात है, दिल्ली लीला होटल में। तो एमडीआरटी वालों ने हमसे पूछा, राजेश चेतन जी किस विषय पर बोलोगे? तो मेरा विषय था राम नाम सत्य है। तो एमडीआरटी बोले ये कोई सब्जेक्ट होता है? तो मैंने कहा इसी पर बात करेंगे। और दोस्तों, इतना मतलब लोगों ने पसंद किया कि एमडीआरटी में जल्दी से समय बढ़ाते नहीं है, समय निश्चित होता है। और आपके राजेश चेतन को 15 मिनट एक्स्ट्रा दी थी। कुछ लोग यहाँ होंगे जो उस दिन लीला होटल के लेक्चर में थे, मेरे व्याख्यान में थे, आपको कुछ याद होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, नंबर 2 जो बिंदु मेरा है, मुस्कुराओ। घर से दूर है मस्जिद, आओ कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मंदिर जा पाओ नहीं जा पाओ चलेगा, लेकिन आप जो भी आपसे मिले वो कहें मुस्कान देखनी है तो जोगेंद्री मैडम की देखो, मुस्कान देखनी है तो राजेश राठौर की देखो, मुस्कान देखनी है तो अतुल जैन की देखो। हमेशा चेहरे पर मुस्कान चाहिए, यही कृष्ण की भक्ति है। और बीमा इंडस्ट्री में मुस्कान ही चाहिए। हम एलआईसी के ऑफिस में जाते हैं, हम वहां जाके दुखी क्यों होते हैं? अक्सर हम अपने टीम के लोगों की कंप्लेंट करते हैं। मैं भी 3 दिन पहले ब्रांच में गया था तो वहां दुखी आत्मा इकट्ठी हो गई, चेतन जी बहुत दिनों के बाद आए हो। क्योंकि हमारे एलआईसी के जो हमारी टीम के लोग हैं, बैक ऑफिस का स्टाफ है, वो हमेशा टेंशन में बात करते हैं, टेंशन देते रहते हैं लोगों को। जबकि मैं प्राइवेट कंपनियों की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर बताता हूं अंतर है। प्राइवेट कंपनियों के स्टाफ को ये ट्रेनिंग दी गई है कि जो काम करना है मुस्कुराते हुए करना है। तो साथियों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मूल आधार है कृष्ण की मुस्कान। इसको नोट कर लीजिए कहीं आप, और जीवन का ये ध्येय बना लो कि रोना हो तो कमरा बंद करके बोल्ट लगा के सो, रो, कोई दिक्कत नहीं रोने में, लेकिन जब जनता के बीच रहो तो मुस्कुराते हुए रहो, हमेशा मुस्कुराते हुए रहो। पॉलिसी बिके या ना बिके, रिजेक्शन हो सिलेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेहरे की मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा कृष्ण का जो सूत्र है, जो उन्होंने किया, खूब खेले, खूब खेले, खेल खेल पे काली को मार दिया।
और हर बीमा अभिकर्ता के लिए जीवन में सबसे बड़ा सूत्र है हेल्थ ठीक रखना। हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी बेचते हैं, खुद की हेल्थ खराब। अगर खुद हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपके जो क्लाइंट है वो क्या कहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करता था यार ये हेल्थ की है आदमी, ये खुद को क्या हो गया। तो रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने आप को, तो अपनी हेल्थ को ठीक रखो। तो हेल्थ का सूत्र क्या है, खेलना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, कृष्ण की तरह खेलते रहो। और उसका एक सूत्र मार्केटिंग का मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो आपको करना चाहिए और उसके बड़ा परिवर्तन आएगा जीवन में। आप बीमा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, आपको जनता के बीच में, लोगों के बीच में, मासिस के बीच में रहना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, वर्कआउट करने के लिए, खेलने के लिए आपको एक ऑप्शन है पार्क में जाओ, एक ऑप्शन है योगा क्लास में जाओ, एक ऑप्शन है जिम में जाओ। तो आपको क्या चूज करना चाहिए, जहां बड़े लोग आते हैं, जहां बड़ी पॉलिसी मिल सकती है, जहां करोड़ों रुपए के BMW मर्सिडीज वाले आते हैं, वहां जाइए ना, आप उनसे दोस्ती कीजिए ना। तो आप ये तय कर लो, कृष्ण का पंथ ये है कि आपको वर्कआउट करने के लिए भी वर्कआउट तो करना पड़ेगा, हेल्थ ठीक रखनी है, लेकिन आपको कहां जाना है ये आपको चूज करना पड़ेगा। और उसका रास्ता एक ही है कि आप किसी वैसे स्थान पर जाइए जहां आपको बड़े बड़े लोग मिले, उनसे आप दोस्ती कीजिए, उनके साथ वर्कआउट कीजिए, उनके साथ योगा कीजिए, उनके साथ जिम कीजिए। देखिए फिर कैसे आपके साथ में आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों खूब गाओ, जिस महफिल में जाओ, गाना आए या ना गाना आए तो भी गाओ। आप गाना मत छोड़ो। मैं तो जिस भी जहां जाता हूं, सत्संग में जाता हूं, कीर्तन में जाता हूं, भजन में जाता हूं, मैं लग जाता हूं। क्योंकि क्या होता है कि वो जो महफिल होती है 50 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की, उसमें आपका इम्पैक्ट तब आएगा जब आप उस महफिल में सक्रिय दिखाई पड़ेंगे, एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। लोगों को लगेगा इस आदमी में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, तब लोग आपसे विजिटिंग कार्ड मांगेंगे, भाई साहब आप कौन है, क्या परिचय है आपका। तो राजेश चेतन जी जब माइक पर आते हैं तो लोग फिर हमको ही सुनते हैं, किसी और को नहीं सुनते। मैं तो ऐसा भी करता हूं कि भजन चल रहा है तो लोग हमको कहते हैं राजेश जी भजन तो नहीं गा सकते पर एक कविता सुनाएंगे, तो हम फिर एक कविता सुनाते हैं। और कविता सुनने के बाद भजन गायक सोचते हैं कि इसको नालायक को बुलाया क्यों था। तो कृष्ण की भक्ति ये है, कृष्ण का सूत्र ये है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन जो है वो संकट में है, उसने गांडीव को छोड़ दिया है। और भगवान ने क्या किया, दुनिया का जो पहला कवि सम्मेलन हुआ कुरुक्षेत्र में हुआ। श्री कृष्ण खड़े हैं कविता पाठ करने के लिए और भगवान को सुनने के लिए कोई नहीं गया। MDRT से, FPRT से, आपकी ब्रांचेस से कोई एजेंट, सुनील डैंग साहब भी सुनने नहीं गए, उन्हें कोई गया क्या, अकेले खड़े हैं, एक अकेला अर्जुन गया। आप कहते हैं लोग हमारी सुनते नहीं, भगवान की नहीं सुनी इस देश में, यार तुम कौन होते हो, भगवान को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आप नाराज होते हो कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। भगवान ने कोई कॉम्प्लेक्स आया क्या, नाराज हुए क्या कि हमको सुनने कोई नहीं आया। कहा ठीक है एक अकेला अर्जुन है उसको सुनाऊंगा, एक अकेला अर्जुन को सुनाया। और क्या सुनाया, कैसा सुनाया कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता की रचना हो गई। आप डरते रहते हो मेरी कोई सुन नहीं रहा, अरे पकड़ के सुनाओ यार, सुनो भाई मेरी सुनो, सुनाते क्यों नहीं हो। यही तो कृष्ण का रास्ता है, डरना नहीं है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, रिजेक्शन आएगा तो आएगा, लोग माइक हटाएंगे तो हटाएंगे, हमको तो बोलना है। तो चोच खोलनी शुरू करो। और मैंने पहले कहा था कि चोच खोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए मैंने कहा था राम इस देश के राजा हैं, कृष्ण इस देश के गुरु हैं। और गुरु के स्थान पर आप इसलिए आए हो क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं था, आपने इंश्योरेंस का रास्ता चुना, आपने कांटों भरा रास्ता चुना, आपने कृष्ण पक्ष का रास्ता चुना, आपने जब मौसम के अंदर बादल फट रहे हैं वो रास्ता चुना।
इंश्योरेंस का रास्ता राम का रास्ता नहीं है, राजा का रास्ता नहीं है, समझ लीजिए बात। अंधेरे का रास्ता है। उस अंधेरे के रास्ते में मसाल बनने का काम आप लोगों को करना आता हो तो कृष्ण ही है। तो मैंने सूत्र दिए, घर के बाहर भोजन करना कृष्ण की भक्ति है, मुस्कुराओ कृष्ण की भक्ति है, गाओ, बड़ा आसान रास्ता बता रहा हूं, गाओ कृष्ण की भक्ति है, जहां मौका मिले गाओ। शाम को घर में 5-7 मेंबर इकट्ठे होके गाना शुरू करो ना, देखो क्या होता है। अभी मेरे भाई अतुल कह रहे थे परिवार को समय देना शुरू करना चाहिए, बता रहे थे एमडीआरटी के सारे लीडर परिवार के साथ समय लगाते हैं। क्या करें, शाम को 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक संध्या हुआ करती थी पहले घरों के अंदर, संध्या हमने बंद कर दी, टेलीविजन मोबाइल पर आ गए। कृष्ण की भक्ति यह है कि शाम को संध्या करो, कृष्ण की भक्ति करो, कुछ भजन गाओ, कुछ गीत गाओ, यही कृष्ण का रास्ता है। तो मैंने कहा खूब खेलो, खूब गाओ, खूब नाचो। हमको नाचना भी नहीं आता है। जिस महफिल में जाओ डीजे नच रहा हो, डीजे बज रहा हो और आप चुप पीछे से बैठे हैं तो क्या मतलब नहीं, आप कृष्ण के भक्त कहां से हो गए? वो तो महारास रचाने वाला था। वृंदावन की हर गोपी समझती थी कृष्ण मेरा है। कृष्ण सबके थे और कृष्ण किसी के भी नहीं थे। तो महफिल में कैसा हो सकता है? क्या डीजे पे पहुंचने वाला सबसे पहले आप हो? क्या ये नाचते हैं, आइए गाते हैं, और भोजन भी खोले तो पहली प्लेट आप ही उठाओ जो आप कृष्ण के भक्त हैं। कितना आसान रास्ता बता रहा हूं मैं। यही तो आप नहीं कर रहे हैं, यही तो नहीं कर रहे। तो कल से 30 सितंबर तक एक लक्ष्य ले लीजिए। कृष्ण की भक्ति में अगर जीना है और उसको बीमे के साथ कनेक्ट करना है तो बड़ा सिंपल सूत्र है दोस्तों। खूब खाओ, मैं रिपीट कर रहा हूं, खूब खाओ, खूब खेलो, को अच्छे से जिम को ज्वाइन कर लो, वर्कआउट करने जाओ, महंगे से महंगा जिम जिसकी कम से कम 20-30 हजार रुपए महीने की फीस हो, वही मिलेंगे आपको BMW मर्सिडीज वाले। आप देखना कि 3 महीने के बाद फीस जो है वो वापसी घर में लौट आई है। आप वहां जाइए, महंगे से महंगा जिम, 5 स्टार होटल का, 7 स्टार होटल के जिम में जाइए। एंड तीसरा सूत्र मैंने बताया, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब नाचो। जहां महफिल में डांस करने का मौका मिल जाए वहां महफिल को जीत। तो मैं अतुल जैन का कल रात को वीडियो देख रहा था, डिनर पार्टी में हमारे अतुल भाई छाए हुए हैं। अतुल भाई को नाचना भी नहीं आता है, पर ये कृष्ण के भक्त हैं, क्या डांस कर रहे थे। मतलब मैं देख रहा था वीडियो पे छाए हुए थे। 5-7 मिनट में तो पूरी महफिल अतुल की जेब में थी। अब एक मेरा क्लेम, हमारे अतुल हीरो क्यों है मैं बताना चाहता हूं। तो मेरे भी हीरो हैं वो, अतुल जैन हमारे जनरल सेक्रेटरी मेरे भी हीरो। एक क्लेम मेरा अटक गया और वो बिल्कुल तैयार नहीं कंपनी देने वाले। मेरे पास तो मास्टर की है जिसका नाम अतुल जैन। अतुल जैन को मैंने कहा भैया ये काम हो गया, कहता है प्रधान जी चिंता मत करो, अभी करवाता हूं। क्योंकि मुस्कान का दूसरा आंदोलन अतुल जैन है। और आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, क्या सेटिंग है भाई साहब की। अगले 48 घंटे में क्लेम सेटल होके क्लाइंट का मुस्कान उन्होंने जीत ली। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि यही भक्ति है कृष्ण की। खूब नाचो, खूब गाओ, खूब खेलो और खूब मुस्कुराओ। बस आखिरी की एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व जोड़ना चाहता हूं इस चर्चा में, क्योंकि समय के नजदीक पहुंच रहे हैं, मैं समय के बाहर जाना नहीं चाहता हूं। कृष्ण प्रेम के देवता हैं। दुनिया ने मूर्ख बनाया है ये कहकर कि वैलेंटाइन प्रेम के देवता है। वैलेंटाइन नहीं, दुनिया के अंदर प्रेम उत्सव कोई है तो जन्माष्टमी है, आप समझ लीजिए।
लोग कहते हैं कृष्ण की 16,000 नारियां थी, 16,000 पत्नियां थी। अरे पत्नियां नहीं थी भाई, 16,000 महिलाओं को, स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को मुक्त करके उनको कहा था कि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। दुनिया ने कृष्ण को समझा नहीं। तो प्रेम जो है वो है कृष्ण तत्व है। एक छोटी सी बात सुना देता हूं बस जाते जाते। इस देश के अंदर इसी सदी में ओशो जैसा एक महान व्यक्ति पैदा हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया। और इसी सदी में दिल्ली के चांदनी चौक में एक बड़े व्यक्ति पैदा हुए, दिल्ली ने दिया उनको। उनका नाम था श्रील प्रभुपाद। 70 साल की उम्र में यह आदमी कृष्ण का भक्त भारत से निकला। आप पॉलिसी बेचने की बात कर रहे हैं, मैं घटना सुनाता हूं। 70 साल की उम्र में भारत से निकला। इसके पास दो चीजें थी। एक था बहुत अच्छे कुक थे ये, और दूसरे बहुत अच्छी इनको अंग्रेजी आती थी। और जाके इन्होंने अमेरिका में जो हाल किया, इस दो तत्व से, और एक मंत्र था जिसके पास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रास्ते में जब जा रहे थे जहाज में तो हार्ट अटैक भी आ गया। पर भगवान ने कुछ और काम इनसे करवाना था। और इस आदमी ने, जो वहां अंग्रेज थे, अमेरिकन थे, उनको कृष्ण का प्रसाद खिलाया, अच्छे कुक थे, और एक मंत्र दिया, महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज 700 से ज्यादा मंदिर हैं दुनिया में। डंका बजता है इस्कॉन का। यह कृष्ण की भक्ति है। दो पे टिकी है केवल अच्छा भोजन। आज भी भारतवंशी दुनिया के अंदर जब उनको कोई इंडियन फूड खाना होता है तो इस्कॉन की तरफ भागते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं साथियों कि जब वो व्यक्ति 70 साल की उम्र में दुनिया को बदल सकता है, आप पॉलिसी नहीं बेच सकते कृष्ण के रास्ते चल के। तो यही मेरा निवेदन आप लोगों से है कि कृष्ण प्रेम के देवता हैं। और कृष्ण को अगर आपने समझना है तो एक ही सूत्र है कि जो मैंने आपको 5 बातें बताई, इसको जीवन में उतारिए। खूब खाओ, खूब खेलो, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ, बिना बात के मुस्कुराओ, को लेना देना नहीं तो भी मुस्कुराओ। यही कृष्ण पंथ है जिसकी चर्चा मुझे आपसे करनी थी। पर जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना दोस्तों। कृष्ण की भक्ति यही है। 5 गांव मांगे थे, 5 गांव नहीं मिले, तो महाभारत का युद्ध रचा दिया। धर्म के रास्ते पे चलने का मतलब एक ही है कि धर्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर कोई धर्म के विपरीत काम होगा तो हम वहां पर खड़े हो जाएं चक्र लेके। कृष्ण की वंशी ये कहती है, अहिंसा परमो धर्म, और कृष्ण का चक्र कहता है, धर्म हिंसा तथैव च। अब भारत को वंशी नहीं चाहिए, कृष्ण का चक्र चाहिए। और आपसे भी ये कहता हूं 30 सितंबर तक आप एक हाथ में वंशी रखिए, एक हाथ में चक्र रखिए, और यही बात कीजिए लोगों से मुस्कुराते हुए कि भैया अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो। 30 सितंबर तक LIC ने ये प्लान हमारे चल रहे हैं। आप जीवन उमंग लीजिए, जीवन लाभ लीजिए, घर घर पहुंचिए। और एक ही रास्ता है, भिक्षाम देही। आप 1 महीना तक कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट कहाँ, लंच कहाँ, डिनर कहाँ, ये प्लान आज कर लो। क्योंकि 31 तारीख तक, यानी कि 30 और 31, 2 दिन का आपके पास समय है। लिस्ट बना लो, लिस्ट तैयार कर लो, कहाँ कहाँ जाके नाचना है, कहाँ जाके गाना है, कहाँ जाके मुस्कुराना तो हमेशा है, कहाँ जाके अपनी बात करनी है। ये रास्ते पे आप चलेंगे
तो फिर MDRT, COT, TOT तो बहुत छोटी बात है। आप MDRT के अंदर स्पीकर भी होंगे, ये मेरी बहुत बहुत आप लोगों से मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं हैं। मैं कल जा रहा हूँ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक R&R प्रोग्राम में श्रीलंका रहूंगा 3 दिन। मेरा मोबाइल काम करता रहेगा। और अभी दुबई में है हमारे भाई अतुल जैन, और मैं कल जा रहा हूँ श्रीलंका। अब मुझे लगता है कि सारे इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के लोग इंटरनेशनल हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद, क्योंकि जिस प्रकार से R&R के प्रोग्राम विदेशों में हो रहे हैं, तो कृष्ण की भक्ति भी सारे विदेशों तक पहुंचानी है हम सबको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुपर सेशन सर, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सेशन। इससे पहले हम सबको अनम्यूट करेंगे। मैंने कहा हमारे बीच रणवीर शर्मा जी हैं। रणवीर शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। अनम्यूट करें सर जी। जी नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार, कैसा लगा सेशन आज का? बहुत शानदार। हालांकि मैं प्रारंभ से नहीं जुड़ पाया, बाद में मैं टूर पे हूँ, मैं जा रहा हूँ जयपुर। जी लेकिन जी आज राजेश जी को मैंने जो है बहुत गंभीरता से सुना, और इनकी मधुर वाणी में जो ओज है, जो जोश है और जो प्रेरणा है, वो वास्तव में बहुत लाजवाब है। और निश्चित रूप से जिन भी लोगों ने ये सेशन सुना है और यूट्यूब पे सुनेंगे, मैं इसको पूरे वीडियो को अपने लियाफी 2924 के ग्रुप पे डालूंगा। और जो भी सुनेंगे इस सितंबर माह को कृष्ण भक्ति में और कृष्ण पंथ के रास्ते पर चलते हुए, और बीमा को, व्यवसाय को और कृष्ण पंथ को बिल्कुल इतना बढ़िया सामंजस्य बिठाला है कि मैं भूर भूर उनके जो है प्रशंसा करता हूँ। प्रशंसा तो मैं क्या करता हूँ, उनका बहुत ही जो है खैरदम मरदम करता हूँ, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ श्रीलंका के उनके टूर के लिए, कि उनके बहुत अच्छा टूर हो, बहुत अच्छी विजिट हो, और हमको इसी प्रकार वो प्रेरणा देते रहे। और सुनील जी, आपको भी और पूरे FPRT परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा सुरेश कुमार अरोड़ा जी एक बारी सर का वोट ऑफ थैंक्स दें, उसके बाद हम सबको अनम्यूट करेंगे। सुरेश अरोड़ा जी बेटा अनम्यूट कोई करो। सीट नंबर दिया है क्या? हाँ जी, देखो रणवीर जी म्यूट कर लो। हाँ, सुरेश अरोड़ा जी अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अतुल सर, आप बहुत vote of बहुत thanks- धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर का। और डांस नहीं आता सर, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बड़ा जब लगता है कि कहीं ये संजय तुलियानी जी हैं जो 1200 सिर्फ 1200 MDRT एक साल में करते हैं मात्र। उन्होंने अपने यहाँ पे दुबई में रहते हैं वो, उन्होंने दुबई में उनका जिस तरीके जैसे हम लोग यहाँ पे फार्म हाउस बोलते हैं, तो वहाँ पे उनका फार्म हाउस है दुबई के अंदर। तो वहाँ पे हमारे हमारे एक मित्र हैं विकास गांधी जी, वो उनके स्टूडेंट हैं। तो उनकी वजह से हमें उस पार्टी में जाने का सौभाग्य मिला। तो संजय तुलियानी जी ने डिनर पार्टी दी थी अपने घर पे, तो वहां पे हम गए थे। तो जब पहुंचे तो डांस प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने कहा यार जब किसी ने हमें बुलाया तो कम से कम हमें पता तो लगना चाहिए, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हम आए हैं। तो अच्छे से थोड़ा सा कोशिश करी। और मेरी ये जहां तक आपने चेतन सर ये बोला कि भाई आपने क्लेम करा दिया, सर देखो मेरे पास जो भी किसी का भी कभी भी कोई काम आता है, मेरी कोशिश जरूर रहती है कि कोई आदमी यदि मेरे को कुछ काम बोल रहा है तो किसी उम्मीद से बोल रहा है, और मैं उस उम्मीद पे अपनी पूरी जान लगाता हूँ कि भाई हाँ यदि कोई काम मेरे एफर्ट से हो सकता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ। और आज का जो सेशन है सर माइंड ब्लोइंग था। हमें आपको बहुत दिनों से सुनने के लिए आप सबसे बड़ी बात यह है कि सर आपको एक मतलब ऐसे तो आप कई बार वादा करते हो, लेकिन अब आपको यहाँ पे ना जल हाथ में लेके वादा करना पड़ेगा कि आप FPRT में, पहली बात तो FPRT में रेगुलर आना है आपको, कहीं ज्यादा हर फ्राइडे को आना है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये ना जो सर ये किशन पंथ है, ये हमारे लिए नहीं आपके लिए भी एप्लीकेबल है। ये 30 तारीख तक हम आपकी डबल TOT मल्टीपल TOT देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो अपने आप को जो कंफर्टेबल जोन में बचा लिया है, या समझ लो समाज के काम में जोड़ लिया। समाज का काम हमें करना है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यदि जेब के अंदर और ज्यादा पैसे होंगे तो और ज्यादा काम समाज का करा जा सकता है। पैसा भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है समाज के काम करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस 30 सितंबर तक, जब जैसे आप लोगों आपने सभी लोगों को ये गुरु मंत्र दिया कि भाई अभी टाइम है ये काम करने का, तो आपको भी उसके ऊपर फोकस करना है।
बस आप अपना भोजन घर से ले जाएंगे, क्योंकि आपके भोजन को लिमिटेड रखना है, क्योंकि डायबिटीज का जो इशू है वो उसको बढ़ने नहीं देना किसी भी तरीके से। और सेशन बहुत जबरदस्त था। आप आते रहते हो तो उससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और हमें लगता है कि हम इस संस्था के लिए कुछ और अच्छे से करने की और प्रेरणा मिलती है। मैं सब लोग आज, जितने भी लोग आज हमारे इस FPRT के आज के सेशन में आए हैं और इसके बाद जो यूट्यूब में इस सेशन को देखेंगे, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, FPRT चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरी ये कोशिश रहती है, जब भी मैं MDRT दुबई आया हुआ हूँ तो मैंने कम से कम 10-15 लोगों को नया FPRT में ऐड किया है, जिससे कि और लोग, और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, ये सब आप लोगों का सबका ज्वाइंट परिवार है हमारा ये। आप भी ज्यादा से ये मत समझो कि यदि कोई और ज्ञान ले लेगा तो वो ज्यादा चले जाएगा। यदि किसी इंसान की किस्मत में, जिंदगी में आगे बढ़ना लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो आप लोगों से सबसे विनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं दिल की गहराइयों से राजेश चेतन सर का धन्यवाद देता हूं आज के सेशन के लिए। और राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों और लोगों का भी हमें प्रतिक्रिया मिले कि उन्हें आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच। ऊपर से ऊपर बहुत राजेश बढ़िया जी। चेतन सर, बहुत बढ़िया। बहुत excellent। बहुत बढ़िया सर, बहुत दिन के बाद सुनने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। लास्ट ओवर में बहुत बढ़िया। 6 मतलब 11 9 विकेट ले लिया आपने। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पता सर। लगा जब जब हमें Excellent। जागृत करना Excellent, है, sir। राजेश चेतन जी में वो है, राजेश चेतन जुड़ान के आगे चेतना को जागृत कर चेतन। देते हैं हमारी। FPRT सबको म्यूट कर दिया मैंने अभी। जी सर, अब आप शांति पाठ प्ले करें सर।